यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको कि रियो अर्थ समिट कहते हैं। ठीक, सीबीडी यहाँ से निकला था। अब इस सीबीडी का भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होगा, उसकी मीटिंग होती होगी हर साल, है ना। सो सीबीडी की मीटिंग जो हुई, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी 2022 में जो हुई, उसकी थी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी 15 नंबर की। और यहां से निकला कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वाई कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? क्योंकि ये मीटिंग जो आप देख रहे हैं कब हुई है, 2022 में हुई है ना। बट एक्चुअली में जब ये हो रही थी तो कहीं ना कहीं चाइना में मतलब विवाद था कराने में, कोविड का डर था, तो चाइना में ये नहीं हो पाया। चाइना ने वर्चुअली इसको होस्ट किया और कनाडा ने इसको इन रियल होस्ट किया। तो दोनों ने मिला के यहां से जो प्रोटोकॉल निकाला, कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निकाला। ओके डन, यू अंडरस्टूड दिस। अब सुनिए, ये जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निकला सीबीडी 15 से 2022 में, कॉप 15 को मैं सीबीडी 15 बोल रहा हूं, ठीक है ना। यहां पे ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के लिए 4 गोल्स निकले। किस चीज के लिए? बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए। एक सेकेंड रुक जाओ। ओवरऑल जो निकला डॉक्यूमेंट निकला, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क निकला। इतनी चीजें कनेक्ट होंगी ना, यू विल फील गुड, थोड़े एंडोर्फिन रिलीज होंगे, मजा आएगा आपको। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क निकला। उस ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में ओवरऑल जो बड़े गोल डाले गए वो 4 गोल्स डाले गए। कब तक फुलफिल करना है? 2015 तक। और जो टारगेट डाले गए छोटे छोटे, वो अभी के लिए 23 टारगेट्स डाले गए हैं। इनको कब तक फुलफिल करना है? 2030 तक। ये जो 23 टारगेट डाले गए, उसमें एक टारगेट ये भी है, वन ऑफ द टारगेट ये भी है कि वी विल प्रोटेक्ट एटलीस्ट 30% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड, ओशन, कोस्टल एरिया बाय 2030। मैं इस चीज को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, just like UNFCCC and just like UNCCD came from 1992 Rio Earth Summit, United Nations Conference on Environment and Development, which happened in Rio, Brazil, right? वहाँ से जो CBD निकला, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसमें मैं आपको नागोया प्रोटोकॉल भी पढ़ाता हूँ, आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट भी पढ़ाता हूँ। इसकी मीटिंग होती है हर साल, कुछ साल पे। तो 2022 में जो इसकी मीटिंग हुई, ये इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी 15 नंबर की थी। इसके जो डॉक्यूमेंट निकला दैट इज नोन एज कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट यहां से आया। इस ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में बोला गया कि ओवरऑल 4 बड़े गोल होंगे, उसको 2050 तक फुलफिल करना है, और 23 टारगेट्स होंगे जिसको कि इमीडिएटली 2030 तक फुलफिल करना है। जो आपके 23 टारगेट हैं, उसमें से एक टारगेट ये है कि हम पूरे वर्ल्ड का लैंड का 30% कंजर्वेशन कर देंगे, ओशन का 30% प्रोटेक्शन कर देंगे, और कोस्टल एरिया का 30% प्रोटेक्शन कर देंगे। नाउ ओशन का 30% प्रोटेक्शन करने की जरूरत है। एक तो तरीका है कि इंडिया का जो बगल में गल्फ ऑफ मन्नार है और बगल में जो आपके कच्छ वाला है एरिया, उसके मरीन एरिया को हम लोग, जो कि मरीन नेशनल पार्क वगैरह है हमारी कंट्री में, उसको हम प्रोटेक्ट कर दें। अच्छी बात है, चलेगा। बट कुछ एरिया ऐसे भी तो हैं जो कि हमारे ज्यूरिसडिक्शन के बाहर के हैं। कुछ एरिया ऐसे भी तो हैं जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर के हैं। उसके प्रोटेक्शन का क्या? उसका भी तो प्रोटेक्शन होना चाहिए, राइट? उसी के प्रोटेक्शन के लिए बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन का कॉन्सेप्ट आया। और इसमें एक और चीज जिम्मेदार है।
2022 में वन ओशन समिट हुआ। ये वन ओशन समिट जो है फ्रांस में हुआ था और यहां से बना हाई एम्बिशन कोएलिशन। और इन्होंने ही बोला कि हम लोग कहीं ना कहीं ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क की कमिटमेंट को फुलफिल करें। फ्रांस में हुआ था, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था हाई एम्बिशन कोएलिशन में। अब समझ गया। अब 30% वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये मरीन एरिया को प्रोटेक्ट करना है, बट कुछ मरीन एरिया हमारे ऑब्वियसली एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर के हैं, तो उसको ही कंजर्व करने के लिए कॉन्सेप्ट जो आया वो आया आपका बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन का। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर का जो एरिया होता है हम उसको हाई सी भी कहते हैं। तो ये जो ट्रीटी है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, इसको हम हाई सी ट्रीटी भी कह सकते हैं। चलेगा ना? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। हाई सी ट्रीटी या ट्रीटी ऑफ द हाई सी। डन, यू आर डन विद दिस। अब मैं आता हूं यहां, ये आइए, ऑरिजिन समझ गए ना? ओहो, ऑरिजिन समझ गए। सो बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, बीबीएनजे वाज अडॉप्टेड का, जो फाइनली अडॉप्ट हुआ, कहाँ पे अडॉप्ट हुआ? ये आपके 2022 की मीटिंग में अडॉप्ट नहीं हुआ था, ये अडॉप्ट हुआ था 5th यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज, वही आ जाएगा आगे टर्म, बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन। ये ऐसी मीटिंग होती है, तो 5वें नंबर का जो था उसमें अडॉप्ट हुआ। बाय द वे ये लीगली बाइंडिंग है, तो अगर आप कमिटमेंट कर रहे हैं तो आपको फुलफिल करना है। और ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके बाहर का एरिया जो होता है उसको हम नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड का एरिया कहते हैं। अब आइए, यूनाइटेड नेशन मीटिंग बिगिंस ओवर ट्रीटी टू गवर्न, ये जब आने वाला था तब की बात है, अभी के पीटी 365 में आ चुका है, तो अपडेटेड बात है, वो भी आपको पढ़ा दूंगा। Biodiversity Beyond National Jurisdiction Treaty, Treaty of the High Sea. It is an international agreement on conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas which are beyond national jurisdiction. Another instrument under the framework of 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आ गया कि इसकी शुरुआत तो हुई है बायोडाइवर्सिटी ग्लोबल फ्रेमवर्क को फुलफिल करने के लिए, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को फुलफिल करने के लिए, 30% वाले को फुलफिल करने के लिए, लेकिन इसको चला कौन रहा है? अनक्लॉज चला रहा है। 1 सेकेंड, अनक्लॉज चला रहे हैं ना? तो थोड़ा सा अनक्लॉज के बारे में देख लीजिए। अनक्लॉज को हम लॉ ऑफ द सी भी कहते हैं, लॉ ऑफ द सी, अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। अनक्लॉज की बात करें तो इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? सेक्रेटेरिएट यूनाइटेड नेशन के ही अंदर है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, तो यूनाइटेड नेशन के अंदर ही सेक्रेटेरिएट बना दिया, राइट। It lays down a comprehensive regime of law and order in the world ocean and seas, establishing rules governing all usage of the ocean and their resources। तो ओशन में जितना भी रिसोर्स है, जितना भी सब कुछ है ओशन में, रिसोर्स से लेके यूज करना है जितना भी ओशन का, उसमें क्या लॉ फॉलो होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सेस एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, किसके एरिया में क्या आएगा, ये सारे का डिमार्केशन, सारे रूल रेगुलेशन कौन बनाता है? अनक्लॉज बनाता है। इसके लिए 3 मीटिंग कराई गई थी यूनाइटेड नेशन में। तो 3 मीटिंग जो हुई थी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंसेज हुई थी ऑन द लॉ ऑफ द सी, तो 1 2 3 करके हुआ था। उसके बाद फाइनली जो है 1994 में अनक्लॉज फाइनल वाला आया। इसके ढेर सारे पार्टी हैं, ऑब्वियसली इंडिया इज ऑल्सो ए मेंबर। याद रखिएगा यही अनक्लॉज जो है साउथ चाइना सी में चाइना को, चाइना जो छोटे छोटे आइलैंड बना रहा है साउथ चाइना सी में, आपको पता है ना वो क्यों बना रहा है? ताकि वो अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बढ़ा सके। ये भी पढ़ाने वालों को भी चिंता मत करिए। तो चाइना जो छोटे छोटे आइलैंड बना रहा है आर्टिफिशियल, तो वो अनक्लॉज कहता है कि गलत है, और अनक्लॉज का ऑर्डर आया था कि चाइना गलत कर रही है, डिसीजन दिया है फिलीपींस वगैरह के सपोर्ट में चाइना के अगेंस्ट, लेकिन चाइना इसकी बात को नहीं मानता। चाइना कहता है कि मैं नहीं मानूंगा। क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते आप। तो इट हैज़ बीन रेटिफाइड बाई ऑल कंट्रीज, मेंबर इंडिया इज ऑल्सो देयर।
सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑन, अच्छा बाय द वे, इसी ने स्टैब्लिश किया अनक्लॉज ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द लॉ ऑफ द सी। यही इंटरनेशनल कोर्ट में फिलीपींस वगैरह चाइना के खिलाफ गए थे और चाइना के खिलाफ डिसीजन आया था, बट चाइना नहीं मानती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द लॉ ऑफ द सी कॉम्पिटेंट टू हियर डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ दैट ट्रीटी। चाइना इसमें केस में गई नहीं, पार्टिसिपेट ही नहीं किया, उसको पता था कि इसके अगेंस्ट डिसीजन आएगा, अगेंस्ट डिसीजन आया बट चाइना ने फॉलो नहीं किया। तो अनक्लॉज समझ गए। और ये पूरा पूरा बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये अनक्लॉज ही चला रहा है, क्योंकि नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड की बात है तो कोई कंट्री इसको अकेले नहीं चला सकती। अच्छा बाय द वे, तो ये जो हाई सी का ट्रीटी है, क्या इंडिया इसका मेंबर है? हाँ इंडिया मेंबर है। ठीक है, इंडिया को क्या दिक्कत है, क्यों नहीं मेंबर होगा? इस ट्रीटी को पता है हम लोग पेरिस अग्रीमेंट ऑन ओशन भी कहते हैं, प्यार से। जैसे क्लाइमेट के लिए पेरिस अग्रीमेंट है ना, तो इसको हम लोग पेरिस अग्रीमेंट ऑन ओशन भी बोल देते हैं। बट ये यूपीसी नहीं पूछेगा कि पेरिस अग्रीमेंट ऑफ ओशन किसको बोलते हैं, जस्ट फॉर योर नॉलेज। अनक्लॉज, इंडिया इज ऑल्सो स्टेट पार्टी। अनक्लॉज जो भी आपको पढ़ाया, इट लेज डाउन ए कॉम्प्रिहेंसिव रेजिम ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर इन द वर्ल्ड ओशन एंड सीज इस्टेब्लिशिंग रूल्स गवर्निंग ऑल यूजेज ऑफ द ओशन एंड देयर रिसोर्सेज, जो मैंने आपको इमेज में भी पढ़ाया थोड़ी देर पहले अनक्लॉज के बारे में। अच्छा अनक्लॉज ये तो करा ही रहा है हाई सी ट्रीटी, इसके अलावा और भी कुछ कुछ कराता है। उसमें से एक चीज़ ये देखिए, यूनाइटेड नेशन फिश स्टॉक अग्रीमेंट, कि किस कंट्री के एरिया में कितना फिश होगा, कौन फिशिंग करेगा, ये अग्रीमेंट भी अनक्लॉज ही चलाता है। मरीन एरिया दो कंट्री के बीच में डिसाइड करना है कि किसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, ये सारी चीज़ें अनक्लॉज ही बताता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला कि अनक्लॉज कहता है कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके बाहर का एरिया बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन बोला जाएगा और हमें उसकी भी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। तो कौन सा एरिया बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन माना जाता है, उसके लिए हमें यह पढ़ना पड़ेगा कि अनक्लॉज ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी ने कैसे डिफाइन किया है वाटर का एरिया किसी कंट्री के अराउंड। सबसे पहले ये देखिए आप, लेट मी सी आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिख रहा है ना? हाँ, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटरनल वाटर की। व्हाट इज इंटरनल वाटर? जो आपकी कंट्री के टेरिटोरियल एरिया के अंदर लेक हो गया, रिवर हो गया, वो इंटरनल वाटर हो गया, इसको भूल जाइए। अब ऑब्वियस है कि कुछ टाइम पे हाई टाइड आता है, कुछ टाइम पे लो टाइड आता है, उसका ऑलमोस्ट एवरेज निकाल दिया जाता है और वहाँ पे एक बेस लाइन बनाई जाती है। दैट मीन्स कि इंडिया का जो भी एरिया है, चाहे गुजरात हो, कर्नाटका हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, वहाँ पे समुद्र के किनारे हमारी ज़मीन के पास में एक बेस लाइन बनाया जाएगा, वो बेस हो गया। अब इस बेस लाइन से लेके 21 नॉटिकल माइल लिखा हुआ है, नॉर्मल माइल नहीं है, ज़मीन वाला नहीं है, समुद्र का माइल अलग होता है। 12 नॉटिकल माइल तक जो एरिया है वो टेरिटोरियल सी होता है, ये कंप्लीटली आपका है, नेशनल एयर स्पेस है, इसको कोई वायलेट नहीं कर सकता, विदाउट आपकी परमिशन कोई आ नहीं सकता वहां। तो ये हो गया टेरिटोरियल सी, कितना? 12 नॉटिकल माइल। उस 12 नॉटिकल माइल में आप 12 और जोड़ दीजिए तो टोटल 24 हो गया। तो ये जो 12 नॉटिकल माइल से लेके 12 नॉटिकल माइल और आगे का जो एरिया है उसको हम लोग कॉन्टिगुअस जोन बोलते हैं, मतलब लगा हुआ जोन, बगल का जोन। ठीक, अब ये जो उसके बाद आप देख रहे हैं आपके टेरिटोरियल सी से लेके 200 नॉटिकल माइल, मतलब यहां नहीं, ओवरऑल जो 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया देख रहे हैं ओवरऑल, नाउ दिस बिकम्स योर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो किसी भी कंट्री के बेस लाइन से लेके 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है, दैट इज 200 नॉटिकल माइल का जो एरिया है, दैट इज योर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इस एरिया में जो भी फिशिंग होगा, जो भी मरीन चीजें पाई जाएंगी, आपका पूरा अधिकार है इस पे। बाकी जैसे ही कॉन्टिनेंटल शेल्फ खत्म होगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के आसपास ही, वहां से हाई सी की शुरुआत हो जाएगी। ये ओपन सी होते हैं, ये यूनिवर्सल कॉमन्स हैं, तो किसी कंट्री की जिम्मेदारी नहीं है वहां की बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करने की, इसीलिए यहां पे अनक्लॉज इन्वॉल्व हो गया है, बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन ट्रीटी लाके। हाई सी ट्रीटी इसीलिए कह रहे हैं, समझ गया ना? फिर से रिपीट कर दूं, टेरिटोरियल एरिया 12 नॉटिकल माइल और आगे और 12 जोड़ दीजिए, ये कॉन्टिगुअस जोन, तो ओवरऑल 24 तक मुद्दा चला। और बेस लाइन से लेके 200 नॉटिकल माइल तक का जो पूरा एरिया है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, बाहर वाले आ सकते हैं उसमें, पीसफुल, मिलिट्री वाले भी पीसफुली गुजर सकते हैं उस एरिया से, कोई दिक्कत नहीं। बट जो उससे पैसा निकलेगा, जो वहां से मिनरल निकलेगा, आपका एक्सक्लूसिव एरिया है वो। चलिए, टेरिटोरियल सी, यू हैव सॉवरेन टेरिटरी ऑफ द स्टेट, फॉरेन सिविलियन एंड मिलिट्री वेसल्स हैव द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज, आराम से जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्टिगुअस जोन, you may exercise some control necessary to prevent infringement of its custom fiscal immigration, तो जो आपके कोस्ट गार्ड वगैरह है वहां पे काम करती है।